गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। आप में से बहुत से बच्चों ने क्वेश्चन मेरे से पूछे, तो आज के सेशन में हम लोग जो जो क्वेश्चन आपने पूछे थे उन्हीं के बारे में रिप्लाई है, कैसे उन क्वेश्चंस को करना है। सबके क्वेश्चंस में मैंने उनके आगे पूछे, जिन्होंने पूछा उनका नाम भी लिख दिया है। आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस बच्चे ने पूछा था। इसके अलावा दूसरी बात है कि कुछ बच्चों के क्वेश्चन, जैसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो गए तो हम सारे क्वेश्चन ले भी नहीं पाए। जिन बच्चों की क्वेश्चन आज के सेशन में नहीं है, उन बच्चों के क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में यानी कल के सेशन में हो सकते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा कि सर ने मेरा क्वेश्चन नहीं लिया, ऐसा क्यों। तो जिन बच्चों के क्वेश्चन आज के सेशन में नहीं है, उनके क्वेश्चन कल के सेशन में मिल जाएंगे। ठीक है, और इस समय 5 बज रहा है सुबह का। तो सर भी पढ़ा रहे हैं, आपको चेहरे से भी लग रहा होगा। बस जस्ट उठे हैं अभी, फ्रेश वगैरह हुए हैं, उसके बाद फिर बैठ गए हम आपको पढ़ाने के लिए। तो थोड़ा-सा इन सब चीज़ों के बारे में सोचिए कि मेरे को क्या नीड है। कोई ज़रूरत नहीं है हमें आपको पढ़ाने की या इतना सुबह नींद खराब करने की, ठीक है ना? तो इस बात को समझिए, केवल और केवल ये इसलिए है, और ना मेरे को कोई आपसे लाइक, सब्सक्राइब या ये सब चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि आप एक जॉब पे होते हुए दूसरी तरफ से कहीं से भी आप कोई प्रॉफिट का बिज़नेस नहीं कर सकते, तो ये हम लोग की अथॉरिटी में नहीं है। तो मेरे को फिलहाल ना आपसे कुछ लाइक, सब्सक्राइब की उम्मीद है। बस ये चाह रहे हैं कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी भला हो सकता है, तो आप बिल्कुल उसका बेनिफिट उठाइए, है ना? और अगर आपको लग रहा है कि यूज़फुल है, तो दूसरे बच्चों तक पहुँचा दीजिए, उनके लिए भी फ़ायदा होगा। बाकी आप कुछ भी मत करिए, अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, तो आप आराम से वीडियो को देखिए, एन्जॉय करिए और सीखने की कोशिश करिए। लेकिन प्रैक्टिस आपको खुद से करनी पड़ेगी, ठीक है? तो चलिए आज का सेशन शुरू करेंगे। आज के सेशन में अपना जो पहला क्वेश्चन है, वो ये है। इस क्वेश्चन को पूछा है मेरे से श्याम जी, एक बच्चा है, उसने पूछा है, ठीक है। चल, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना है। लगे हुए 10,000 रुपए थे आपके पास 40% वार्षिक ब्याज की दर से। वार्षिक ब्याज का मतलब हो गया एनुअल रेट। इस रेट से 1 साल तक, तिमाही मतलब क्वार्टरली, और वार्षिक मतलब ईयरली चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। उन दोनों में अंतर कितने रुपए का होगा? सीधा सा सरल सा सवाल है। कुछ क्वेश्चन ऐसा कहना चाह रहा है कि भाई आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे, उनको दो तरह की स्कीम में लगा दिया। अब क्या दो तरह की स्कीम है? यहाँ पर रेट यहाँ पर भी 40% होगा, यहाँ पर भी 40% होगा। यहाँ पर आप तिमाही, तिमाही मतलब क्वार्टरली, हर 3-3 महीने में ब्याज पाते हैं। और यहाँ पर पूरा एनुअली, एनुअली का मतलब पूरा वार्षिक ब्याज पाते हैं। और दोनों ही केस में समय अपने को 1 साल का दिया है, दोनों ही केस में। और आपको साफ-साफ ये बात बताई गई है कि भई वो ब्याज हमारा कैसा होगा? सीआई होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। एसआई होता तो कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि टाइम सेम था, रेट सेम था। लेकिन सीआई में टाइम सेम है, रेट सेम है, लेकिन ब्याज जनरेट कैसे हो रहा है? यहाँ पर ब्याज जनरेट हो रहा है तिमाही, और यहाँ ब्याज जनरेट हो रहा है एनुअली, तो फ़र्क आएगा। वही फ़र्क मेरे से पूछना चाह रहा है। तो देखो भई, अगर हम इस वाले को निकालें तो सीधा-सीधा आप ये कह सकते हैं कि भाई 10,000 1 साल में 40%, तो 10,000 का 40% सीधा-सीधा 4,000 रुपए अपने को ब्याज मिल जाएगा। भाई पूरे 1 साल में 10,000 का 40% 4,000। 1 साल के अंदर कभी भी ब्याज के ऊपर ब्याज जनरेट नहीं होता है। इधर आ जाते हैं। अब यहाँ समझना पड़ेगा। ये जो 40% रेट है, ये देखो क्या लिखा है, वार्षिक दर लिखी है ना? जो 40% दर है, ये कैसी है? वार्षिक। और यहाँ पर आपको कैसी बनानी है? तिमाही। तो देखो कर कैसे सकते हैं, आप सीधा सा इसको ऐसे समझ लो कि अगर 12 महीने हम ब्याज लेते तो अपने को मिलता 40% मिलता, और हमें लेनी है तिमाही, तिमाही ब्याज। तिमाही का मतलब 3-3 महीने की ब्याज, तो 3 महीने की ब्याज निकाल सकते हैं ना। 12 महीने की 40% है, 3 महीने कितनी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप सीधा सा। 40 गुणे 3/12, ठीक है। 3 से 12 गया 4 बार, 4 से 40 गया 10। हम ये कह सकते हैं कितने परसेंट ब्याज मिलेगा? 10%। अब और एक बात सोचो, ये 3 महीने 1 साल में कितनी बार आएंगे भाई? 3-3 महीने का अगर आप 3-3 महीने का स्लॉट बनाओ, तो 1 साल में 3-3 महीने का स्लॉट कितनी बार आएगा? तो आप कहोगे सर 4 बार आएगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। और चारों बार जो स्लॉट बनेगा ब्याज का, वो कितने परसेंट से बनेगा? 10-10% से। तभी तो देखो 10-10% करके ये 4 मिलके कितना बना देंगे? 40% बना देंगे। लेकिन मिलना किस पर है? 10,000 पे। अब बताओ 10,000 का 10% कितना होता है भाई? 1,000 होता है, होता है। यहाँ पर भी कितना होगा? 1,000 होगा, यहाँ पर भी कितना होगा? 1,000 होगा, यहाँ पर भी कितना होगा? 1,000।
होगा। ये तो हो गया साधारण ब्याज जो हर बार बराबर में है, लेकिन अपने को चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज में बस इतना फर्क आ जाता है कि वो ब्याज पर ब्याज देने लगता है। तो 1000 का 10% अगर हम निकालेंगे, अब इस ब्याज पर भी ब्याज, 1000 का 10% निकालोगे कितना आ जाएगा, 100। अब इस पूरे पर ब्याज मिलेगा बेटा, इस पूरे पर, ये वाला जो इसके ऊपर का हिस्सा है ना, ये पूरा, इस पूरे पर अब हमें ब्याज निकालना है, इस पूरे पार्ट पर, ठीक है। अब अगर इस पूरे पार्ट पर ब्याज निकालेंगे और ब्याज की दर तो 10% है, तो 1000, 1000, 2000 और 100, 2100, 2100 का 10% कितना हो गया, 210 हो गया। 1000, 1000, 2000 और 100, 2100, 2100 का 10% कितना, 210 हो गया। अब अपने को जब नीचे आएंगे तो अब इसको भी शामिल कर लेंगे। अब इस पूरे पर ब्याज मिलने वाला है, अगर इस पूरे पर ब्याज मिलने वाला है तो पूरा पैसा जोड़ो, 1000, 1000, 1000, 3000, 3000 और 310। अब 3000, 310 का मतलब हो गया 3310, 3310 का 10% फिर निकालो तो कितना आ जाएगा, 331। मतलब अब हमारा जो ब्याज आया वो 331 आ गया। तो अब आप जरा ध्यान से देख के हमें ये बात बताइए कि हमें पूरा ब्याज तो मिल गया, पूरा ब्याज मिल गया, लेकिन हमें बताना क्या है, अंतर बताना है, केवल सिर्फ और सिर्फ अंतर। जरा अंतर देखो क्या है, दोनों ब्याज में अंतर केवल इतना ही पार्ट तो है ना। भाई ये 4000, ये वाला 1000, ये 1000, ये 1000, ये 1000, ये पूरा 4000, ये 4000 से ये 4000 कैंसिल हो गया एक तरह से, है ना। ये 4000 से ये 4000 को आप कैंसिल कर लीजिए, तो इतना ही तो गैपिंग आएगी, बस यही अपने को आंसर बताना था। तो जोड़ लीजिए, एक ये हो गया, 3 और 1 4 हो गया, 3 2 5 और 1 6, 641 रुपए इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, ये था बेसिक तरीका। शॉर्टकट भी है, आप इसका यूज कर सकते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना सब नहीं करना था। आप ये कर सकते हो कि 10-10% के 4 स्लॉट बन जाते, 10-10% के 4 स्लॉट बन जाते, तो 10 का 10% एक, अब 10 और 20 और 21 का 10% 2.1, 10 20 10 30, 30 और 3 33.1 का 33.1 का 10% निकालोगे तो 3.31 हो जाएगा। बस इतना जोड़ लेते, वही अपना आंसर बन जाता। तो ये बन जाएगा आपका 3 2 5 1 6.41, 6.41, और परसेंट को 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये बन जाएगा 641। ठीक है, वो आपको प्रैक्टिस के बाद आएगा, आप कैसा करना चाह रहे हैं, कितना तेज करना चाह रहे हैं, लेकिन बेसिक जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया मेरे से, ये क्वेश्चन पूछा है राधे परिहार जी ने। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। लिखा, एक व्यक्ति ने दो साइकिलें 1600 रुपए में खरीदी। ठीक है भाई, 1600 रुपए में उसने दो साइकिलें खरीदी, मान लो साइकिल ए और साइकिल बी, और ये आपका दिया है कॉस्ट प्राइस, खरीदने का मतलब कॉस्ट प्राइस सीपी दिया। पहली साइकिल को 10% लाभ पर, दूसरी साइकिल को 20% लाभ पर, पहली वाली 10% प्रॉफिट, दूसरी वाली 20% के प्रॉफिट पर बेच दी। यदि उसने पहली वाली को 20% के प्रॉफिट और दूसरी वाली को 10% के प्रॉफिट पर बेची होती तो 5 रुपए यहां पर ज्यादा मिल जाते। ठीक है, 5 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाते बाद में। ठीक है, अब कह रहा दोनों साइकिलों के लागत मूल्य में अंतर क्या था, मतलब दोनों के कॉस्ट प्राइस में अंतर क्या था। देखो, अगर हम तुम्हें एकदम बेसिक सी बात समझाएं तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए जहां रुपए और परसेंटेज दोनों इंक्लूडेड चल रहा हो, जैसे अगर ये केवल परसेंटेज होता, ये रुपए 5 ना दिए होते तो सवाल अलग लेवल पे जा रहा होता। अब हमें परसेंटेज को भी देखना है, मतलब परसेंटेज का मतलब हो गया अनिश्चित वैल्यू। परसेंटेज तो किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं ना भाई, 10%, 100 का 10% 10 होता है, 200 का 10% कितना होता है, 20 होता है, 500 का 10% 50 होता है। मतलब वो परसेंट उसके वैल्यू पे डिपेंड करती है कि उससे वहां पे वैल्यू क्या बनेगी। लेकिन ये 5 रुपए जो है ये निश्चित, परसेंट और रेशियो कभी भी निश्चित नहीं होते। पहली बात, परसेंट दिखे रेशियो दिखे कभी भी निश्चित नहीं होते, आप कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पर भी रुपए फिक्स आ जाते हैं तो वहां पर अपने को एक्स या के मानना होता है। ठीक है, करके दिखाते हैं हम आपको सवाल। शॉर्टकट भी है, सब कुछ है, लेकिन हम बार बार आपसे क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने एक बार बेसिक पकड़ लिया तो आप कभी भी इन सब क्वेश्चन में जितने भी टफ करना चाहें कर सकते हैं क्वेश्चंस, कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। बस देखो, अपने तरीके को बस छोटा सॉर्ट आउट करना है। आप हमें बताओ कि मान लेते हैं जो ए वस्तु थी वो कितने में थी, बी कितने में थी, नहीं पता, दोनों का रेट कितना है, 1600। अच्छा मान लेते हैं, फिर हम लिख रहे हैं, आपको लिखना नहीं एग्जाम में, माना ए का सीपी मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, 100। और उसी तरह हम लेट कर लेते हैं बी का भी सीपी, हमने बी का भी सीपी मान लिया, कितना मान लिया, 100 मान लिया। लेकिन
सर ये तो आपने 100% के अकॉर्डिंग माना, रुपए के अकॉर्डिंग थोड़ी ना है। तो हम अब इसके आगे एक्स और वाई लगाते हैं। अब ये हमारी निश्चित वैल्यू हो गई, डिफाइन हो गया कि सीपी हो गया इसका 100x और इसका हो गया 100y। 100 क्यों ले रहे हैं? ताकि परसेंट इजिली सॉल्व हो जाए। तो क्या अब हम ये भी कह सकते हैं, भाई सभी लोग ये बताओ, क्या अब हम इस बात को ये भी कह सकते हैं कि 100x प्लस 100y बराबर होना चाहिए 1600 के? बोलिए हाँ या ना। भाई इसका सीपी मिलाकर 1600 होना चाहिए, है ना। तो क्या यहां से हम सीधा सीधा ये भी बोल दें कि x प्लस वाई बराबर 16? बोलो भाई, x प्लस वाई बराबर कितने के? 16 के। कह सकते हैं ना। देखो कितना आराम से चीजें बन जाएंगी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेलिंग प्राइस बनाने में। सेलिंग प्राइस बनेगा। अच्छा ये बताओ, किसमें रेट ज्यादा मिल रहा है, पहले वाली स्कीम में या दूसरी वाली स्कीम में? लिखा है बाद वाली स्कीम में 5 रुपए ज्यादा मिलते हैं, है ना। तो बाद वाले में से अगर हम पहले वाले को माइनस कर देंगे तो 5 का डिफरेंस आना चाहिए। बाद वाली स्कीम से हम पहली वाली स्कीम को अगर हम घटा दें तो 5 का ही तो डिफरेंस आएगा। मेरे पास आपसे 10 रुपए ज्यादा है, तो हम अपने रुपए से आपके रुपए को घटाएंगे तो 10 रुपए आएगा कि नहीं आएगा, है ना। आपके पास 100 है, मेरे पास 105 है, मेरे पास 5 ज्यादा है, तो 105 से 100 घटाइए 5 आ जाएगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं बाद वाले सेलिंग प्राइस से पहले वाले सेलिंग प्राइस को घटा दें तो हमारा 5 रुपए आना चाहिए? नहीं समझ पा रहे हैं, हम बताते हैं। देखो 100x में खरीदा था मैंने, बाद वाली स्कीम पहले कर रहे हैं, ये वाली स्कीम को हम पहले जनरेट कर रहे हैं। 100x में 20% का लाभ हुआ तो कितने में बिकेगा ये बताओ? 120x में बिकेगा। 10% का लाभ हुआ कितने में बिकेगा? 100y अगर 10% का लाभ लेगा तो 110y में बिकेगा। ये हमारा पहला सेकंड वाला सेलिंग प्राइस बन गया। पहला वाला सेलिंग प्राइस पे अब आते हैं, मैं ग्रीन पेन से लिख रहा हूँ। पहले वाले पे 10% का प्रॉफिट होता है ए को, तो ए की वैल्यू 100x थी, 10% का प्रॉफिट मतलब 110x हो जाएगा। 20% का प्रॉफिट बी को, 100y था, 20% प्रॉफिट 120y हो गया। हो गया। अब आप देखो सेकंड वाला ये ब्लू वाला है, फर्स्ट वाला ये ग्रीन वाला है, दोनों के सेलिंग प्राइस का अंतर होना चाहिए कितना? 5 होगा। अब आप समझ गए कि क्या करना है, बस सॉल्व करना और कुछ नहीं। सॉल्व करने जाएंगे तो 120x प्लस का 110y माइनस का 110x और माइनस प्लस माइनस 120y बराबर 5। ठीक है, बिलीव करो बहुत छोटा मेथड है ये, लेकिन हम आपको पढ़ा रहे हैं। मेरा काम है आपको एक एक बात समझाना। अब ज्यादा अच्छे से समझाने के लिए ही मेरे को ये सब लिखना पड़ रहा है। आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट दिमाग में चलेगा तो कुछ नहीं, बहुत ज्यादा इसमें 15 से 20 सेकंड लगने वाले हैं। चलिए करते हैं इस सवाल को। 120x में 110x गया तो कितना बना? 10x बना। 110y में 120y गया तो कितना बचा भाई? माइनस का 10y बचा और बराबर में क्या है? 5। क्या x माइनस वाई बराबर 0.5 होगा? मैंने 10 कॉमन लेके डिवाइड कर दिया। x माइनस वाई बराबर क्या हो गया? 0.5 हो गया। अच्छा, और यहाँ से x प्लस वाई बराबर क्या मिल रहा था? 16 मिल रहा था। ये भी यहाँ पे लिख लो, 16 मिल रहा था। तो अगर अब हम कैंसिल कर लें तो 2x बराबर 16.5 हो जाएगा। बोलिए बोलिए, 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 16.5। अब अगर यहां से आप समझिए बात को कि सर 2x बराबर अगर 16.5 है तो 100x की वैल्यू आ जाएगी क्या? क्योंकि अपना सीपी तो 100x था। 2x बराबर 16.5 तो 100x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 16.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। 16.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2। चलिए अब सॉल्व कर लीजिए इसको। अगर हम सॉल्व करने बैठेंगे तो पॉइंट से ये 0 गया, 2 से गया 5, मल्टीप्लाई करवा लीजिए। 5 गुणे 5 25, 2 6 पंचे 30, 2 32, 5 3 यानी पहली वस्तु कितने की पड़ी? 825 की पड़ी। पहली वस्तु कितने की पड़ी? 825 रुपए की पड़ी। तो अब आप यार खुद सोचो, इतना तो आपका आईक्यू लेवल काम करना चाहिए कि 1600 रुपए दोनों की चीजें हैं। जाहिर सी बात है, एक एक कितने की हो गई? एक कितने की हो गई है आपकी? 825 रुपए की हो गई है। हो गई। तो 1600 में अगर हम 825 घटा देंगे तो 775 आ जाएगा। आ जाएगा। तो दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आएगा? 50 का आ जाएगा। यानी अपने क्वेश्चन का राइट आंसर ये रहा। ठीक है, बात समझ में आ गई? आई होप बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन को ध्यान से एक दो बार और करिएगा, आराम से चीजें समझ में आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन, अब ये भी क्वेश्चन देखो राधे ने पूछा है, राधे परिहार जी ने। तो क्या करेंगे, इस सवाल को भी समझे। अच्छे क्वेश्चन थे इनके।
देखा, गोपी किसी वस्तु को खरीदने के लिए स्थान ए से स्थान बी तक जाता है क्योंकि स्थान बी पर वह वस्तु 15% कम मूल्य पर मिलती है। ठीक है भाई, अभी इतनी बात से तो हमें ये समझ में आ गया कि ए पर वो वस्तु अगर 100 रुपए की वो खरीद रहा है तो बी पर वो वस्तु कितने की खरीद रहा होगा, 85 की। भाई यहाँ अगर 100 की खरीद रहा है तो 15% कम मूल्य पर 85 पर वो यहाँ खरीद रहा है। आगे लिखा हुआ है कि आने जाने में उसके 150 रुपए खर्च हो जाते हैं। अब सोचो कि भाई ये वाली बात तो हम समझ गए थे, 15% तो हम यहाँ पर कुछ भी वैल्यू मान सकते थे, लेकिन ये 150 रुपए फिक्स हो गए ना। अब अगर ये 150 रुपए फिक्स हो गए तो अब तो हमें वैल्यू में x लगाना ही पड़ेगा। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ 100 की जगह 100x मान लेते हैं या 85 की जगह 85x मान लेते हैं। ठीक है, अब आप खुद बताओ कि 150 रुपए खर्च हो जाते हैं तो क्या उसको 150 रुपए खर्च, जैसे भाई हमें मान लीजिए कोई वस्तु किदवई नगर में 100 रुपए की मिल रही है या 100x रुपए की मिल रही है, बी या गोविंद नगर में हम जब गए तो वही वस्तु 85 रुपए की मिल रही है। तो आने जाने में 150 रुपए खर्चा हुए तो 150 रुपए भी तो मेरी लागत का ही तो पार्ट हुआ। तो हम ये कह सकते हैं बी पर उसको वो वस्तु मिल रही थी 85x प्लस 150 में। जैसे आप एक टीवी खरीद के लाए, दुकान से आपने टीवी खरीदा 10,000 का, अब वो घर आते आते उसमें 500 रुपए का किराया भाड़ा लग गया तो टीवी क्या आपको 10,000 का पड़ा क्या? नहीं, टीवी आपको पड़ा 10,500 रुपए का। सेम यहाँ पर मिल रही थी 85x की लेकिन 150 रुपए खर्चा हो गए तो वो वस्तु कितने की पड़ी वहां पे, 86x प्लस 150। ठीक है, अब लिखा है लेकिन उसको तुलना में खरीदने में अभी भी 150 रुपए का लाभ हो रहा है, अभी भी उसको 150 रुपए का लाभ हो रहा है। किसकी तुलना में? ए की तुलना में। कहां पर? बी पर। तो इसका मतलब है लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है इसका मतलब है कि ए पे महंगी मिल रही है, बी पे अभी भी उसको सस्ती पड़ रही। कितने की पड़ रही? 150 की। तो इसका मतलब रेट किसका ज्यादा होगा, ए का या बी का? बोलो, खरीद रहे हैं आप, बेच नहीं रहे, खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ए पर वस्तु हमें ज्यादा की पड़ रही है, बी पर वस्तु हमें कम पर पड़ रही है। तो यानी ए का रेट ज्यादा है, बी का रेट कम है, तभी दोनों के बीच का डिफरेंस 150। बस हो गया सवाल। बस ये पॉइंट ही आपको बस समझने हैं। अगर ये पॉइंट समझ में आने लगे तो आपके पास कुछ नहीं है, आप खुद एक टीचर बन जाओ। लेकिन आपको ये पॉइंट और लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। माइनस करेंगे तो 100 में 85 गया 15x, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 150 बना देगा, बराबर में 150 था ही, 15x बराबर 300 हो जाएगा, x की वैल्यू 20 आ जाएगी। आ गई? बस आप वैल्यू पुट कर दो। तो आप बताओ, ए पर वस्तु पड़ रही थी 100 गुणे 20 यानी 2000 की, बी पर वो वस्तु पड़ रही थी 85 दूनी होता है 1700 प्लस 150 1850 की। अब आप बताइए 2000 से 1850 यानी कि लाभ हो रहा है कितने का? 150 रुपए का। किस पर हो रहा है? 2000 रुपए पर हो रहा है। इंटू कितना हो रहा है? 100 पर। तो 3 जीरो से तो भाई 3 जीरो कट गया, 2 से 15 कट गया 7.5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा अपना 7.5%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है एक थैले में, ये क्वेश्चन अच्छा पूछा, किसने पूछा है? अंजलि जी ने। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे की कॉइन है, 1 रुपए 50 पैसा और 25 पैसे की कॉइन। ठीक है, ये कॉइन 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दोगुनी, यानी ये वाले 50 के कॉइन 25 पैसे से डबल, तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से ये 4 गुने, मतलब ये इसका 4 टाइम। 50 पैसे वाले 25 पैसे के डबल हैं और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुना। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य दिया है आपको 56 का, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। अब एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले तो इनकी संख्या बना ली जाए। कैसे बनेगी वो सोचो। यार हमें एक ऐसा नंबर चाहिए, अच्छा मान तो आप किसी को भी सकते हो। जैसे अगर मान लो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या मान लो 1 है तो इसका 4 गुना क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा कि नहीं? इसका 4 गुना 4। अब 4 किसका दुगना है तो आप बताओ? 2 का दुगना है। भाई देखो, 1 का 4 गुना 4, 4 किसका 2 गुना हो गया? 2 का, तो 2 दूनी 4, यानी संख्या तो बन गई। ठीक है, अब आप अगर ये सोचो कि 1 रुपए का एक कॉइन है तो अब हम इनको रुपए में कन्वर्ट करते हैं। रुपए में कन्वर्ट कर लो। 1 रुपए का एक कॉइन होने पे बताओ क्या रुपए बन जाएंगे? 1 रुपए। 50 पैसे के 4 कॉइन होने पर क्या रुपए बनने चाहिए? 2 रुपए। 25 पैसे के 2 कॉइन होने पर कितना बनना चाहिए? 0.50 रुपए ना, या जिसको 50 पैसे भी बोलते हैं, हम रुपए में ला रहे हैं इसलिए दशमलव बोला, 0.50 रुपए। तो टोटल रुपए अगर आप देखो तो कितना बना? 3.5 रुपए।
तो हमारा 3.5 रुपए सवाल में कितने के बराबर है भाई? 56 के बराबर है। तो हमारा 3.5 56 के बराबर होगा। अगर 3.5 बराबर 56 होगा तो एक की वैल्यू क्या 56/3.5 आ सकती है? बिल्कुल। हल कर लीजिए। 7 से गया 5 बार, 7 से गया 8 बार, 5 से गया 16 बार। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 16। और हमसे पूछ क्या रहा था भाई? हमसे पूछ रहा था 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। अब 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 4 है। एक की वैल्यू 16 आ गई, तो बताओ 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 की वैल्यू हो जाएगी 64। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 64। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिए, ये रश्मि जी ने पूछा हुआ था सवाल। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं, गलत उत्तर के लिए 1 अंक कम कर दिया है। तो मतलब अगर आपका क्वेश्चन सही है तो आपको +2 मिलेंगे, अगर आपका क्वेश्चन गलत है तो आपको -1। कुल क्वेश्चन देखो कितने करे गए? कुल क्वेश्चन करे गए 100। और आपको मार्क्स कितने दिए गए हैं? आपको मार्क्स दिए गए 80। ठीक है, ये है ऐसा सवाल। क्वेश्चन 100 है, मार्क्स आपके पास 80 दिए हैं। बताओ कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया? देखो एलिगेशन भी आप लगा सकते हैं, आप चाहो तो डायरेक्ट कर लो, लेकिन अच्छा तरीका एलिगेशन। मान लीजिए पूरे क्वेश्चन अगर आपके सही थे तो सही क्वेश्चन क्वेश्चन कितने थे? 100। सारे सही कर देते तो आपके पास 200 अंक आ जाते ना। मान लीजिए सारे क्वेश्चन आप गलत कर देते तो आपके पास माइनस के 100 अंक आ जाते। देखो आपके पास 100 क्वेश्चन है, अगर आप सभी क्वेश्चन सही कर रहे हो, हर क्वेश्चन का 2 नंबर, तो 100 क्वेश्चन के 200 नंबर। अगर हम सभी 100 क्वेश्चन गलत कर दे तो एक क्वेश्चन पे -1, तो 100 क्वेश्चन पे माइनस के 100 अंक। और एक्चुअल में पूरे कितने मिल रहे हैं? 80 अंक। किसके? प्लस के, है ना। एक्चुअल में 80 अंक मिले। लगा दीजिए एलिगेशन। 200 और 80 के बीच में डिफरेंस कितने का आएगा? 120 का। प्लस 80 और -100 के बीच में डिफरेंस कितने का आएगा? यहाँ 20 मत बोल देना, यहाँ आएगा 180 का। क्यों भाई? इसलिए क्योंकि जब आप घटाओगे 80 में से -100, तो बताओ माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? इसलिए तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि एलिगेशन लगाते समय अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो वो घटेगा नहीं, इवन जुड़ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 80 और 100 180। तो इनके बीच में रेशियो अगर हम देखें तो 3 और 2 का, फिर 60 से आपने काट दिया। टोटल यूनिट कितने हो गए? 5। तो हम ये कहेंगे 5 यूनिट टोटल है। कितने क्वेश्चन के बराबर? 100 क्वेश्चन के बराबर। 5 बराबर 100। एक बराबर क्या हो जाएगा? एक बराबर हो जाएगा 20 क्वेश्चन। अगर एक की वैल्यू 20 आ गई है तो इसका मतलब है कि 3 की वैल्यू 60 क्वेश्चन बना देगा और 2 की वैल्यू 40 क्वेश्चन बन जाएगा। मतलब ये हुआ कि सही वाले 60 क्वेश्चन है, गलत वाले 40 क्वेश्चन है। अपने से पूछा था सही वाले, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 60। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखो, तो मैंने थोड़ा सा डायग्राम इसलिए बना दिया क्योंकि वो सर्किल बनता नहीं फिर हमसे यहाँ पर पेन से, इसलिए मैंने पहले से इसका सर्किल तैयार कर दिया था ताकि आपको समझा पाए अच्छे से। ये क्वेश्चन रंजना ने पूछा हुआ है, रंजना जी ने। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। एक घोड़े को खंबे से रस्सी से बांधा जाता है, घोड़ा हमेशा गोल गोल घूमता है। मतलब यहाँ से आपने इस पॉइंट से रस्सी से, ये रस्सी से बांध दिया, तो वो घूम कैसे रहा है? वो कुछ इस तरह से, ऐसे ही तो रस्सी से घूम पाएगा, है ना, इसी के चारों तरफ ऐसे घूम। अब कह रहा है इस तरह से वो दूरी करता है तय, कितनी? 88 मीटर। अब वो 88 मीटर की दूरी तय कर लेता है, ठीक है। और इस तरह से वो एंगल देखो कितना बना रहा है, केवल 72 डिग्री। मतलब वो ऐसे घूमता हुआ मान लीजिए यहाँ तक आ गया, इस पॉइंट तक आ गया। तो यहाँ पर उसने जो कोण बना दिया है वो है 72 डिग्री का कोण, ठीक है। और ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये वाली जो दूरी है, ये वाली, इसको उसने बोला है कि ये दूरी उसने तय कर ली है 88 मीटर की, ठीक है। और आपसे रस्सी की लंबाई, मतलब आपसे ये वाला पार्ट जिसको आप आर के नाम से जानते हैं, ये पूछना चाहे। अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात, बहुत ध्यान से सुनना। अगर कोई भी अंदर की चीज अगर होती, ये वाला पार्ट, अगर ये वाला पार्ट, जैसे इस पे एक क्वेश्चन बनता है कि बताओ घोड़े ने घास कितनी चरी इस जगह पर, तो जब घास अंदर के भाग की बात होगी तो समझ लेना कि हमें क्षेत्रफल निकालना है। अंदर के हिस्से में क्या निकालना होता है? क्षेत्रफल। लेकिन वो बोला दूरी तय करना है, तो दूरी तय करना हमेशा परिधि कहलाती है। आप ये भी बोल सकते हैं परिधि, यानी कि सरकमफ्रेंस की डेफिनेशन क्या होती है? परिधि का मतलब होता है एक चक्कर में तय की गई दूरी। ये भी याद रखना।
अ डिस्टेंस कवर्ड इन अ राउंड कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। एक चक्कर में तय दूरी को हम क्या बोलते हैं? उसकी परिधि बोलते हैं। तो यहाँ पर दूरी तय हो रही है, यानी कि उसने परिधि पर बात करी। आपको पता है पूरे वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। लेकिन जब उसमें पूरा ना होके कोई एंगल दे दिया जाए तो आप लगाओगे 2 पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। हालांकि मेंसुरेशन पढ़ाएंगे तो यहाँ पर चाप, त्रिज्या बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। आप बेसिक सी बात समझो, इतनी बात में आपको सब समझ में आना चाहिए। परिधि निकालने का फार्मूला होता है 2 पाई आर, लेकिन अगर उसके अंदर कोई एंगल आ जाए तो फार्मूला हो जाता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पूरा कितना होता है ये? पूरा सर्किल कितने का होता है? 360 डिग्री का। तो बनेगा 2 पाई आर थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा? 360 डिग्री। ठीक है। अच्छा, ये दूरी उसने कितने के बराबर बताई हुई है? 88 के बराबर। बस सॉल्व कर लीजिए, 2 की जगह 2 करिए, पाई की जगह 22/7 करिए, आर अपने को पता नहीं, थीटा अपने को 72 दिया है, अपॉन में 360 है, बराबर में 88। अब तो खत्म हो जाएगा सवाल। 44 दूनी 88 होता है, 72 पंचे 360 होता है, 5 सत्ते 35, 35 दूनी 70, तो आर बराबर क्या आ जाएगा? 70। कैलकुलेशन खुद कर लेना, आर बराबर 70 मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो प्रिया जी ने पूछा है, और आप सब जिनके जिनके ये क्वेश्चन थे कमेंट के माध्यम से बताइएगा जरूर कि हाँ, कि सर अपनी तरफ से तो नहीं लिखते हैं, ये सब आपने पूछे हैं कि नहीं मेरे से क्वेश्चन। तो आप जो वीडियो जब खत्म होता है, आप देख चुके होते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन आता है, हम बकायदा सबकी कमेंट पढ़ते हैं। पिछले पहले वीडियो में इतने सारे आपने कमेंट दिए। आप बताइएगा जरूर कि हाँ ये सर क्वेश्चन मेरा पूछा गया था और आपने बताया, समझ में आया या नहीं। ठीक है, ताकि लोगों को ये ना लगे कि सर जबरदस्ती अपनी तरफ से नाम लिख रहे हैं ये वो। और आप जो डाउट पूछ रहे हैं उसी क्वेश्चन का मैं रिप्लाई दे रहा हूँ। 18 प्रेक्षण, प्रेक्षण को आप संख्या भी बोल लो। 18 संख्याओं का औसत 124 निकाला गया। संख्या है 18, इनका एवरेज है 124। इसके बाद में पता चला कि दो संख्या 46 की जगह 42 लिख दिया गया। जो जो 46 है, बाद में पता लगा दो संख्याओं को 46 की जगह 82 लिख दिया गया था, जबकि वास्तव में वो 64 तथा 28 थे। लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? थोड़ा समझने की कोशिश करो, बाकी अपना देख लेना क्वेश्चन को। लिखा है 46 और 82 ये लिख दिए गए, 46 और 82 लिख दिया गया, जबकि वो वास्तविकता में क्या थे? 64 और 28 थे। मतलब ये कहना चाह रहा है कि हमने जो संख्या 46 और 82 लिख दी, ये गलत, मतलब ये गलत पार्ट है। रियल में 46 46 नहीं था, 64 था। रियल में 82 82 नहीं था, 28 था। मतलब ये वाले नंबर गलत हैं, ये वाले नंबर सही हैं। और ये जो औसत आया है ये गलत नंबर का आया है, हमें सही वाले का एवरेज बताना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। 18 संख्याओं का एवरेज निकाल दिया गया, लेकिन दो नंबर उनमें गलत थे, 46 42। 46 और 82 का एवरेज है 124। अब हमें बताना है कि 46 की जगह 64 कर दो, 82 की जगह 28 कर दो, तो एवरेज क्या हो। ये सीधा सा आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। देखो क्या कर सकते हैं इसमें। बेसिक तरीका तो ये है कि भाई पहले हम योग बनाए। पहले बेसिक समझ लो। बेसिक तरीका है संख्या 18 एवरेज 124, योग बनाने के लिए संख्या का एवरेज से गुणा करते हैं तो योग आ जाएगा। करके हम देखते हैं। अच्छा, योग अगर आप बनाएंगे तो 124 गुणे 18 आ जाएगा, आ जाएगा। अच्छा, माइनस कर देते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 18 चौके 72, 7 36 7 43, 18 और 4 22, योग आया 2232 आ गया। अच्छा, इसके अंदर कौन कौन नंबर जुड़े? 46 और 82। ठीक है, अब हमें क्या करना है? 46 और 82 को हटाकर 64 और 28 करना है। मतलब इससे माइनस करें 46 और माइनस करें 82 और उसमें जोड़ दें 64 और 28। कुछ ऐसा ही तो होगा भाई। इस पूरे जोड़ से हमें गलत वाले हटाने, सही वाले जोड़ देने, ये करना। फिर जो योग आएगा उस योग को हम एवरेज में कन्वर्ट कर लें, यानी कि डिवाइड किससे कर दें? 18 से, तो अपना आंसर आ जाएगा। आ तो जाएगा, लेकिन सोचो इतना टाइम, पहले गुणा करो, फिर जोड़ो, फिर घटाओ, अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। और ये इतना ज्यादा टाइम टेकन वाला सवाल था ही नहीं। तो क्या करें? अरे बस अपनी गलती को सुधारो। कैसे सुधरेगी? देखो, 6 2 8, 8 4 12, कितना हो गया? 128। 8 4 12, 6 2 8 92, यानी बस हम 128 को 92 बना दें, अपना काम चल जाएगा। अगर हम 128 को 92 बना दें भाई, तो अपना काम चल जाएगा। घटा लेते हैं। 8 में 2 गया 6, 12 में 9 गया 3, घटा लिया, कितना आया? 36 आया, आ गया। तो यानी हमें योग में 36 की कमी कर देनी, लेकिन अपना आंसर तो एवरेज पूछ रहा है ना, तो बस 36 को एवरेज में कन्वर्ट कर। अगर 36 को एवरेज बनाना है तो संख्या कितनी? 18 है। एवरेज का मतलब होता है जितने लोग हैं उनसे डिवाइड।
1836 कर दे तो 2 की कमी आ गई, हो गया सवाल खत्म। पहले एवरेज कितना था 124, अब 2 कम हो जाएगा, कितना आ जाएगा 122। यही इस सवाल का राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन किया करिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 122 है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो यार, ये क्वेश्चन है, पूछा किसने, अनिकेश जी। ये क्वेश्चन पूछा मेरे से अनिकेश जी। समझ रमन ने एक स्कीम ए में 2 वर्षों के लिए धनराशि पी निवेश करी। ठीक है, कोई धनराशि पी है, क्या है हमें नहीं पता। वो स्कीम ए में लगाया उसने, जहां उसे 20% की दर से सीआई मिलता है। ठीक है, और 2 साल के लिए लगाया है। फिर आगे, इससे जो ब्याज मिला, इससे जो भी ब्याज मिला, उस ब्याज को उसने दे दिया, शुभ कोई लड़का था उसको दे दिया। वहां पर रेट 7.5% का है, जहां एसआई मिल रहा है, और 2 साल का टाइम। 2 साल बाद इस वाले बंदे को, या रमन को, शुभ ने कितने रुपए चुकाए, 3036 रुपए दिए। ठीक है, मतलब ये है शुभ एस, ये है रमन आर, यानी शुभ ने रमन को 3036 रुपए अदा करे। अब हमसे कह रहा है कि पी का मान बताओ। अच्छा, ये 3036 में देखो क्वेश्चन में हाईलाइट भी कर दिया गया कि वास्तविक ऋण का मतलब हो गया मूलधन। मूलधन और ब्याज दोनों मिला के दिया। क्या हम ये कह सकते हैं जो 3036 है वो हमारे लिए अमाउंट यानी मिश्र धन होगा, है? ठीक है, यानी 3036 रुपए दिए। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन बड़ा आसान है। आप देखो बेसिक तरीका, आप वैल्यू मान के भी कर सकते हो, सवाल को पीछे से आगे भी ले सकते हो, कई तरीके। लेकिन पूछ रहे हैं आप तो मेरा काम है कि आपको सही से एक एक बात को क्लियर करना। चलिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है, अ, अगर अपने पास मूलधन कुछ मान लिया जाए तो सवाल हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा, अगर हम मूलधन कुछ भी मान लें। मान लो, मान लेते हैं पी जो था, कितना मान ले, 100 मानेंगे तो वैल्यू छोटी रह जाएगी ना, क्योंकि फिर 20-20% निकालना, तो वैल्यू थोड़ी बड़ी कर लो। मान लेते हैं मूलधन था अपने पास 10,000 का। माना मूलधन अपने पास कितना था, 10,000, पी की वैल्यू 10,000 थी। उस 10,000 को 20% पे लगाओगे, तो जब 10,000 को 20% पे लगाओगे यानी कि 2,000 लगेगा। फिर लगाओगे 2,000 लगेगा, क्योंकि सीआई है तो ब्याज पे ब्याज मिलेगा, पहली बार कभी मिलता नहीं है। दूसरी बार मिलेगा 2,000 का 20%। अब 2,000 का 20% 400 हो जाता है भाई। तो अब अगर हम जोड़ दें तो ये हो जाएगा 4,400। ठीक है, 4,400 क्या आया है, ब्याज है। अब आप खुद बताओ, यही ब्याज तो यहाँ पे इन्वेस्ट करना है इसके पास। तो यहाँ के लिए अगर हम बोले 4,400 यहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, और 7.5% की दर से, एसआई है, सीआई नहीं, एसआई है, और 2 साल, तो एक साल में 7.5, 2 साल में क्या 15% हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं भाई 4,400 रुपए को उसने 15% पर इन्वेस्ट करा। इन्वेस्ट कर देते हैं तो ये बन जाएगा 15 चौको 60, 15 चौको 60 और 6 66, 660 रुपए क्या आ गया, ब्याज। लेकिन हमें ब्याज के साथ साथ मूलधन चुकाना है। कितना था मूलधन, 4,400। ये वाला नहीं, इसके लिए, शुभ के लिए, शुभ के लिए जो इधर से ब्याज आया यही तो इसका मूलधन है, इसी पर तो ब्याज मिल रहा है। तो उसका पैसा हो जाएगा 4,400 प्लस 660। ठीक है, जोड़ लेते हैं। एक सेकंड देखते हैं। हाँ, ठीक है, अगर आप इसको जोड़ लेंगे तो ये बन जाएगा आपका कितना, 0 और 6 और 6 4 10, 5,060। ठीक है, दिख नहीं रहा हो तो हम बराबर बोल रहे हैं। 660 ब्याज हुआ, 4400 मूलधन है, 4400 में 660 जोड़ेंगे तो 5,060 रुपए हो जाता है। यानी उसने हमारे अकॉर्डिंग जो पेड करा है या चुकाया है 5,060। भाई मेरे हिसाब से शुभ को, रमन को देना चाहिए 660 का ब्याज, 4400 मूलधन, यानी मिला के 5,060। हमारे हिसाब से 5,060 हो रहा है, सवाल के हिसाब से 3,036 हो रहा है, यानी हमारा 5,060 सवाल का 3,036 के बराबर है। तो मैंने धन माना था 10,000, तो अब बताओ 10,000 किसके बराबर होगा। जितना मैंने ऑफलाइन क्लासेस में आपको पढ़ाया सब रटा हुआ है, एक की वैल्यू दी है दूसरे की निकालनी है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3,036 का गुणा किसके साथ करेंगे, 10,000 के साथ। ठीक है, और डिवाइड में क्या कर देंगे, 5,060। कैलकुलेशन वगैरह खुद कर लिया करो। कौन सा यार, ये हटा दे तो स्पेस अपने को मिल जाएगा। अब देखो, अब आराम से समझो। 5,060 रुपए मेरे अकॉर्डिंग दिया जा रहा है और सवाल के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है 3,036 रुपए।
तो हमारा जो 10,000 है वो सवाल के अकॉर्डिंग कितना होगा हिसाब, ये बन जाएगा भाई 3036 में गुणा होगा 10,000 का और डिवाइडेड बाय आप कर देंगे 5060। बस ये सॉल्व करना आपको, जीरो से जीरो गया। और क्या जा सकता है ये, छः, हाँ 6 बार जा रहा है भाई, 6 6 36, 6 5 36, 6 बार, ये बन जाएगा 6,000 रुपये, यही अपने क्वेश्चन का आंसर था। तो राइट क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा अपना 6,000 रुपीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा है मेरे से नेहा जी। क्वेश्चन क्या है समझते हैं पहले। देखा, एक आदमी के पास 1,20,000 रुपए थे, 1,20,000 रुपए थे। उसके दो लड़के थे, एक लड़का है 14 वर्ष का और एक लड़का है उसका 12 वर्ष का। दोनों को इस प्रकार से पैसा बांटना है कि 18 साल की आयु प्राप्त हो जाने के बाद दोनों को बराबर धनराशि मिले। मतलब अभी वो माइनर है बच्चे, हमें कुछ ऐसा पैसा एज अ गार्जियन बांटना है कि दोनों को जब दोनों की एज 18 साल हो जाए तो दोनों को बराबर बराबर धन मिले, उनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट ना रहे। आगे लिखा है कि धनराशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मिलता है। इस समय छोटे पुत्र का हिस्सा क्या होगा। देखो क्वेश्चन आसान है, लेकिन बच्चा जल्दबाजी में गलती कर देता है। क्या गलती कर देता है, वो गलती को आप समझो, क्या क्या गलती हो सकती है यहाँ पे। आप एक बात बताओ, आपके नाम पर बैंक में पैसा जमा किया गया, आपके फादर ने जमा किया, मदर ने जमा किया, आपके नाम पे पैसा जमा है। आपकी जब मेच्योरिटी डेट हो जाएगी तो आप जितना जमा किया गया था पैसा उतना लेके आओगे या उस पर ब्याज भी वापस लेके आओगे, खुद बताओ। जैसे मान लीजिए आपके नाम पे एफडी करी 1,00,000 रुपए की 5 साल के लिए, तो 5 साल बाद क्या बैंक से 1 ही लाख रुपए लेके आओगे? नहीं, आप जब पैसा वापस लेंगे कुछ समय बाद तो उसमें आपको ब्याज भी तो मिलेगा। तो बस यही पॉइंट ज्यादातर बच्चा गड़बड़ कर देता है। ये जो लिखा है ना, उन्हें बराबर धनराशि मिली, इसका मतलब है कि उनको मिश्रधन वापस मिल रहा है। मिश्रधन मतलब अमाउंट वापस मिल रहा है। देखो, अच्छा पहला लड़का 14 साल का है तो इसको 4 साल का ब्याज मिलेगा, दूसरा 12 साल का है इसको 6 साल का ब्याज मिलेगा, और ये साफ साफ इंडिकेट करा गया है कि 5% की दर से साधारण ब्याज मिल रहा है। साधारण ब्याज है तो सवाल बड़ा आसान हो गया भाई, 5% से यहाँ पर मिलेगा, 5% से यहाँ पर मिलेगा। तो अगर हम बात करें ब्याज की तो यहाँ 20% मिल जाएगा, यहाँ पर 30% मिल जाएगा, ये हो गया हमारा ब्याज। लेकिन पैसा जो रिटर्न होगा वो इसको 120% होगा। क्यों? 100% यानी 100% इसका मूलधन जमा था, 20% ब्याज, इसका रिटर्निंग 120%। ये लड़का ए है, ये लड़का बी है, ठीक है। और इसकी रिटर्निंग कितनी होगी, 130% होगी, ठीक है। अच्छा, दोनों को बराबर मिल रहा है, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि भाई ए का 120% बराबर होगा किसके, बी के 130%। बस सॉल्व कर लीजिए, परसेंट और जीरो कैंसिल हो जाएगा, ए और बी के बीच में रेशियो बन जाएगा, ए की वैल्यू 13 हो जाएगी, बी की वैल्यू 12 हो जाएगी। यानी ए और बी के बीच में जो रेशियो आ जाएगा वो होगा 13:12 का। हो गया, दोनों का सम कितना हो गया, 13 और 12 25। तो हम ये कहेंगे भाई हमारा 25 यूनिट सवाल का 1,20,000 होता है। तो एक की वैल्यू आ जाएगी 25 चौक को 100, 20 25 अट्ठे 200, एक की वैल्यू आ गई 4,800। छोटे लड़के को बताना है, छोटा लड़का 12 साल का, यानी बी के बारे में बताना है। एक की वैल्यू 4800, तो बी की वैल्यू क्या होगी, निकाल लीजिए आप। 4800 में मल्टीप्लाई किसका कर देते हैं हम लोग, 12 का। 0 0 96 9 48 48 और 9 57। आंसर अपना होगा 57,600। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था या बी पार्ट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल, ये क्वेश्चन सुमन ने पूछा था मेरे से। देखो, देखा, एक चुनाव में दो कैंडिडेट हैं, टोटल वोट इतने हैं, 20% वोटों को अवैध, अवैध मतलब इनवैलिड होता है, उम्मीदवार कैंडिडेट होता है, मत मतलब वोट, 20% वोटों को अवैध घोषित कर दिया। एक कैंडिडेट को वैध यानी वैलिड वोटों का 55% मिला, दूसरे को कितने वैध वोट मिले। ये क्वेश्चन इतना करवाया हुआ है, आर एस अग्रवाल किताब का है। टोटल वोट है 7,500, 20% वोट इनवैलिड हो गए। अब अगर इनवैलिड हो गए तो भाई हटा दो उससे, 7500 को 20% हटा दीजिए तो बचेगा कितने परसेंट, केवल 80%। 80% हो जाएगा ये आपका 6,000, यानी 6,000 वैध वोट थे ये, ठीक, वैलिड वोट। अब आगे
इसके बाद वैध वोट का एक को 55% मिला, एक कैंडिडेट को 6000 का 55% मिलता। 6000 का 55% निकाल लीजिए, 6 पंचे 30 3300 वोट। तो दूसरे को कितना मिला? अब 6000 में एक को 3300 मिला, तो दूसरे को मिलने वाले वोटों की संख्या 6000 माइनस 3300 यानी कि 2700। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2700। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो राघव जी ने पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है देखो, ये बहुत आसान सवाल है, पता नहीं क्यों नहीं कर पाया। टोटल वजन कितना है? 100 किलो। इसमें 90% पानी है, वाटर है 90% का। कुछ पानी का वाष्पीकरण हो गया। वाष्पीकरण होने का मतलब कि वो पानी वाष्प के रूप में उड़ गया, तो पानी निकल गया, तो अब पानी उसमें बचा है 70%। अब बताइए कितना पानी उड़ चुका है, ये क्वेश्चन कह रहा है। देखो लगाने के भी बहुत से तरीके हैं, इस सवाल को आप 4 से 5 तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन आप ये बात याद रखिए, सीधा सा फंडा है कि आपको सीधी सी बात समझना है। देखो तरबूज है, उसके अंदर पानी है, तो उसके अंदर फ्रूट कितना होगा समझो। ये 90% है तो ये कितना है? 10%। ये 70 है तो ये कितना है? 30%। ठीक है, तो अगर हम बात करें रेशियो की, पहले वाले में रेशियो बन रहा है 9:1 का, दूसरे वाले में रेशियो बन रहा है 7:3 का। अच्छा आप एक बात बताओ, मेरे पर्स में 100 रुपए और 200 रुपए की कुछ नोट है, 100 रुपए के 3 नोट है, 500 रुपए के 4 नोट है। अगर मैंने एक 100 रुपए का नोट खर्च कर दिया, भाई हम यार ये आपसे कह रहे हैं, समझने की कोशिश करो तो ये सवाल समझ में आ जाए। मान लीजिए 100 रुपए और 200 रुपए के मेरे पर्स में कुछ नोट है, 100 के 5 नोट है, 200 के 4 नोट है। मैंने एक 200 रुपए वाला नोट खर्च कर दिया, तो इनकी संख्या 4 से 3 हो गई। तो क्या ये भी एक घट जाएगा क्या? 100 वाला भी एक घटेगा क्या? नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा? क्योंकि आप खर्च 200 वाले को कर रहे हो, तो कमी 200 वाले में आएगी, 100 में कोई कमी ही नहीं होगी। बस अगर ये बात समझ में आ रही है तो इस क्वेश्चन पे आ जाओ। वाष्पीकरण किसका हो रहा है? पानी का हो रहा है, तो पानी में तो कमी आनी चाहिए, लेकिन उसके फल में कोई कमी आनी चाहिए क्या? नहीं। यहाँ पर देखो ना वृद्धि होनी चाहिए ना कमी। ये है आपका वाटर, ये है आपका फ्रूट। वाटर में कमी समझ में आती है, लेकिन फ्रूट में कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए। नीचे 3 है तो ऊपर भी 3 लाने के लिए हम 3 से गुणा कर दें, तो अब नई वैल्यू बन जाएगी 27 और 3, और नीचे क्या था? 7 और 3। हो गया, बस सॉल्व कर लो। ये 27 से 3 टोटल कितना हो गया वजन? 27 3 30। तो हमारे पास 30 था शुरू में, सवाल के पास 10 किलो था। पूछ रहा है कितना पानी कम हो गया, तो 27 से 7 कितना कम हो गया? 20 कम हो गया। 20 बराबर निकालना, 10 × 20/30। सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 20/3 का मतलब 6 सही 2/3 इस बात का आंसर। ठीक है, लेकिन एग्जाम में इतना भी आप नहीं करेंगे, पुराने स्टूडेंट्स रहे हैं आप, तो इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करिए। जैसे इतनी बार मैंने आपको सब कुछ चीजें ये सब समझाई हुई हैं कि अगर सेम परसेंटेज में ही एक तरफ ही चीजों का परिवर्तन हो रहा है, तो आप सीधा सीधा कुछ नहीं करिए, आप ये देखिए कि टोटल वैल्यू देखो कितनी थी। टोटल वैल्यू थी अपने पास 100 kg। ठीक है, आप दोनों परसेंटेज के बीच का अंतर निकाल लीजिए। 90 और 70 में अंतर कितने का है? 20 का। अब जो सेकंड वाला परसेंट है, अब ये देखो 100 में कितना कम? 70 है, 100 में कितना कम है? 30। उससे डिवाइड कर दीजिए, सीधा सीधा आपका सवाल लग जाएगा। 90 और 70 के बीच में डिफरेंस कितने का आ गया? 20 का। और 70 100 से कितना कम है? 30। ठीक है, ये बन जाएगा आपका 200/3। 200/3 का मतलब हो गया, तो कुछ गड़बड़ हो रही है। 100 और 90, 90 और 70 के बीच में डिफरेंस कितने का है? वाटर 90, 90 और 70। ठीक है, और 30। एक सेकंड, इसका फार्मूला हम पूरा लिख दें आपको। देखो प्रतिशत में वृद्धि या कमी बराबर होता है कुल मात्रा इंटू दोनों परसेंट का डिफरेंस, परसेंट का अंतर, डिवाइडेड बाय 100 माइनस सेकंड वाला परसेंट, दूसरा परसेंट। ठीक है, ये गड़बड़ है। अच्छा 100 किलो नहीं था ये है अपना 10 kg। ये अपना 100 किलो नहीं है, ये अपना 10 kg। ये गड़बड़ हो रहा है, तो आप कर सकते हैं आप यहाँ पे कर लीजिए। कुल मात्रा की जगह 100, दोनों परसेंट में डिफरेंस कितने का है? 20 का। 100 में 70 घटा दो कितना आ जाएगा? 30।
जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा, 20/3 बचेगा और 20/3 की वैल्यू होती है 6 सही 2/3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था 6 होल 2/3। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक था, इतने क्वेश्चन ही अब ले पाए। तो अब आगे के लिए जो भी बच्चों के क्वेश्चन है, हालांकि जो बच्चों के क्वेश्चन अभी छूट गए हैं उनका हम नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे क्वेश्चन। और जिन बच्चों के क्वेश्चन अभी भी छूटे हुए हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से हमें भेज सकते हैं, अपना नाम जरूर भेजिएगा। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो नहीं मेरे से जुड़ पा रहे हैं, तो आप उनको भी बताइए कि इस नंबर पे व्हाट्सएप करने पे आपके फ्रेंड सर्किल में बताइए कि जो भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना है मैथ में तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, वो कहीं का भी बच्चा हो सकता है। ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ हमारे जौनपुर से भी जोड़ रहे हैं। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू आप सभी को।